तो स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भारतीय संसद पर आधारित प्रश्नों का सेट, और ये सेट नंबर 10 है। इसमें कुल 13 प्रश्न हैं और ये अंतिम सेट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। दो कथन है। पहला है कि स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा कथन है कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कथन सही है। विकल्प ए बी सी डी दिए हुए हैं। ए में केवल एक है, बी में केवल दो है, सी में एक और दो दोनों है, डी में है कि न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पे सही विकल्प बी है, केवल दो। पहला कथन सही है ना। लेखानुदान की बात करें कि जब लेखानुदान की अगर बात करें तो ये सिर्फ सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित होता है। ठीक है, और लेखानुदान का ऐसा है कि इसको सरकार कोई भी हो, या तो स्थायी हो या कार्यवाहक सरकार हो, दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके अलावा अंतरिम बजट की अगर बात करें तो अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार और चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। 4 कथन दिए गए, बताना है इनमें से किस कथन के लिए या कि कौन से बात के लिए किसी भी विधेयक को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। तो पहला कथन है कि एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, और दूसरा है कि ऐसा कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, और तीसरा है कि राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, और चौथा है धन विधेयक पर। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। विकल्प ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 और 4, और सी में है 1 2 और 4, और डी में है कि उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है। यहाँ पे 6 कथन दिए गए, हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। पहला है कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, दूसरा है उत्तर लिखित दिए जाते हैं, तीसरा है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चौथा है पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, और पाँचवा है कि उत्तर पर बहस की जा सकती है, और छठवां है कि उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे ना सही विकल्प हो जाएगा बी 1 और 3, यानी कि जो तारांकित प्रश्नों के विषय में उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, इसके अलावा पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा 1 और 3। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि तारांकित प्रश्नों के समय में एक दिन में केवल 20 प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, 4 विकल्प है, यहाँ देख के बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला कथन है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा कथन है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है।
हमको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे विकल्प बी सही है, यानी कि सिर्फ कथन 2 सही है ना। और हम थोड़ी सी बात कर ले कैबिनेट सचिव की। तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं ना, ये कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है और ये सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। और जितने भी मंत्रालय होते हैं तो उनके गतिविधियों और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कैबिनेट सचिव का कार्य होता है ना। और इसके सलाह द्वारा किसी भी विभाग का सृजन नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा इसमें बी, केवल 2 कथन, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसे प्रस्तुत करती है बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, लोकसभा के स्पीकर को, है ना, या लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लोक लेखा की संसदीय समिति। ठीक है, इसके बाद 3 कथन दिए हैं। पहला है कि लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। और दूसरा कथन है कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। और तीसरा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। 4 विकल्प हैं ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे जो विकल्प बी है वो सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। देखिए, लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये पहले वैसे गलत हो जा रहा है। और इस लोक लेखा समिति में 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो पहला कथन तो वैसे ही गलत हो जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। 3 कथन है। पहला है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। दूसरा है कि उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस देनी नहीं होती। और तीसरा है कि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकता है। अब कूट दिए गए हैं, इन कूट के आधार पर हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, केवल 1 और 3, यानी कि 1 और 3 कथन सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कराने के लिए निश्चित एक फ़ीस होती है जिसको देना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ। 1952 में, 1924 में, 1871 में या फिर 1911 में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 1871 में। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम यानी कि पेशा को 1966 में अधिनियमित किया। निम्न में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। 4 विकल्प हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। मतलब ये इसका विकल्प सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। 4 विकल्प दिए हैं, बताना इनमें से कौन सा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2000 है ना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे, बताना है 3 कथन में से देख के। पहला कथन है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। और दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। और तीसरा कथन है कि अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। और अब कूटों के आधार पर हमको सही उत्तर का चयन करना है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल 1, क्योंकि ये जो एनजीटी बना है 2010 में, ये सिर्फ अनुच्छेद 1 के तहत यहाँ पे बनाया गया है। बाकी अनुच्छेद 275(1) और 243(a) से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा इस मामले में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। तो ये था भारतीय संविधान के भारतीय संसद पर आधारित प्रश्नों का सेट समूह 10 नंबर। और अगले वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय पर आधारित प्रश्नों का सेट लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।